सेक्शन बी से आपके 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते हो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 अगर 5 के बराबर है तो आप x प्लस 2y की वैल्यू निकालो। ठीक है जी, क्या कह रहा है, इफ x cos 60, चलो जी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 5 है हमारे पास। कितनी है इसकी वैल्यू हमारे पास, 5 है इसकी वैल्यू हमारे पास। अब हमें कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। चलो जी ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यूज पता होनी चाहिए, बस और कोई बात नहीं है। x एज इट इज cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है जी, x एज इट इज cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है जी, y एज इट इज क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। ये सब किसके बराबर है, 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहां हो गया x/2 प्लस y। ठीक है, और 1/2 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब यहां पे आपको साफ साफ एक चीज दिख रहा है, अगर इसको मैं यहां क्या करूं, मैं यहां पे अगर x/2 प्लस y, यहां पे जो माइनस का लिखा कि क्या हो जाएगा, प्लस का। अब अगर मैं 5 और 2 और 1 का एलसीएम लूं, 2 और 1 का क्या लूं, एलसीएम लूं, तो अगर मैं 2 और 1 का यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखिए। यहां भी एलसीएम ले लो तो x प्लस 2y अपॉन 2 1 जा 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 1 और नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, x प्लस 2y की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 11। क्या आ गई वैल्यू, 11। x प्लस 2y की वैल्यू उसने आपसे पूछी थी और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल ली है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली है 11। क्या निकाली है इसकी वैल्यू, 11। ठीक है जी, अब हमें ये कह रहा है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ, कह रहा है tan स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 30 की। चलो जी इसकी वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था tan स्क्वायर 60 अपॉन sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालनी। अब कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब अगर tan 60 की वैल्यू √3 है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3। तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू हो गई आपके पास 3। अब आपके पास बहुत अच्छे से पता है कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है जी, अगला क्या है, cos स्क्वायर 30। तो आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, और उसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला 3 एज इट इज, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1 4, 4/4 कट के क्या हो गया 1, तो क्या आंसर आ गया 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा क्या होता है, खत्म होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में है, वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ट्रिगो से डरने की जरूरत नहीं है। ट्रिगो का जो क्वेश्चन बनता है 90% चांस है कि वो एनसीईआरटी के टाइप का ही बनेगा और एनसीईआरटी का ही बनेगा। इसी साल जो 2024 से 25 का बैच था, उसमें दोनों ही जो क्वेश्चन आए थे ट्रिगो के, वो दोनों ही आपके एनसीईआरटी के आए थे। तो अगर आपको ट्रिगो से डर लगता है तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी पे कमांड बिठाइए, उसका जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो सब कुछ हम क्लास में करते हुए चलेंगे। चलिए जी हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है हमारे पास फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस माइनस दिस। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 4/3x माइनस 4/3। अब एक चीज याद रखिएगा, देखो पेपर में चांसेस होते हैं कि ज्यादातर अल्फा और बीटा के क्वेश्चन आ जाए, बट कभी कभी थोड़ा पेपर आसान बनाने के लिए वो आपको मिड टर्म स्प्लिट भी दे देता है। अब जैसे देखो, वो आसान मिड टर्म स्प्लिट नहीं देगा, कभी कभी आपको थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए वो फ्रैक्शन की फॉर्म में देगा वैल्यूज एबीसी की, और कभी कभी क्या देगा कि एबीसी की वैल्यू रूट में देगा। तो अगर कभी मिड टर्म स्प्लिट आना है तो मोस्ट ऑफ द चांस जो है आपका आने का, या तो एबीसी की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी या फिर उनकी वैल्यू किस में होगी, रूट में होगी। तो अगर आपको मिड टर्म स्प्लिट की प्रैक्टिस करनी है तो आप इन दो टॉपिक की सबसे ज्यादा करिएगा, रूट वाले क्वेश्चंस की और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास किसका है, फ्रैक्शन की फॉर्म में,
तो क्या करेंगे, जब भी अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। क्या एलसीएम आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। अब 1 के टेबल में 3 बार में, तो ये हो गया 3x²। ठीक है जी, 3 के टेबल में 1 3 बार में, 3 के टेबल में 3 1 बार में, तो 1 इंटू 4x 4x और यहाँ पे -4। अब हम क्या करेंगे, इस 1/3 को बाहर कर दो और यहाँ क्या आ गया 3x² प्लस 4x -4। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मिड टर्म स्प्लिट करना है। किसका, इसका मिड टर्म स्प्लिट करना है। अब कैसे करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, जो भी x के साथ लिखा होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू हो गई 3। जो भी x साथ लिखा होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू हो गई 4। और जो भी कांस्टेंट लिखा होता है c की वैल्यू क्या हो गई -4। अब कभी भी अगर आपको मिड टर्म स्प्लिट करना है तो मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए हमेशा आप क्या करो, रफ में आप a इंटू सी करो। क्या करो, रफ में आप a इंटू सी करो। तो मुझे एक बात बताओ, रफ में अगर मैं a इंटू सी करता हूं तो a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -4। कितना आ गया ये -12। कितना आ गया ये -12। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको -12 मिले वो सोचो, और उन्हें ऐड करने पे क्या मिले आपको, ऐड करने पे क्या मिले आपको, उसे 4 मिले। क्या मिले, ऐड करने पे आपको 4 मिले। अब मुझे बताइए वो कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो आपको -12 मिले लेकिन ऐड करने पे 4 मिले। तो क्या वो दो नंबर आपके 6 इंटू -2 है कि नहीं है, 6 इंटू -2 -12, और जब 6 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ गया 4। तो हमारे पास वो नंबर क्या आ गया, वो नंबर आ गया 6 और -2। तो चलो जी वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1/3 3x² प्लस 4x -4। अब आप क्या करें, 1/3 को ऐसे लिखा छोड़ दें, 3x² एज इट इज, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम लिख सकते हैं 6x - 2x -4। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं इन दोनों में से 3x कॉमन नहीं ले सकता? अगर 3x कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2। क्या मैं इन दोनों में से -2 कॉमन नहीं ले सकता? -2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x + 2। जब भी आपके दोनों फैक्टर सेम आ जाए दैट मीन्स आपने जो नंबर चूज किए हैं वो क्या है, वो सेम है। ये श्योरिटी देता है कि आपने सही नंबर चूज किए थे। अब मुझे क्या बताओ, अगर दोनों से मैं x + 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा -2। अब एक फैक्टर हमारे पास ये हो गया, एक फैक्टर हमारे पास ये हो गया। दोनों को क्या करो, दोनों के 0 के बराबर पुट कर दो, हमारी x की वैल्यू 0 की वैल्यू निकल जाएगी। और क्या निकलेगी, तो एक बार x + 2 = 0 और एक बार 3x - 2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू निकल कर आ गई 2/3। तो अल्फा हो गया आपका -2 और बीटा हो गया आपका 2/3। तो ये लो जी, उसने आपको कहा कि आप जीरोस निकालो, मेनली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास -2 और 2/3। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर दिस। अब ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक, आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, इस सर्कल के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a, a - 7। तो ये आपको सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2a, a - 7। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालो इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट। अब सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है आपका 11, -9, तो ये वाला पॉइंट हो गया 11, -9 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एंड हैज अ डायमीटर 10√2 यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि यहां पे आपको उसने ये वाला पॉइंट नहीं दिया है, उसने आपको ये वाला पॉइंट नहीं दिया है, कह रहा है कि ये वाला पॉइंट नहीं है। आपको हम क्या देते हैं, आपको हम डायमीटर देते हैं, और डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 10√2 यूनिट। कितना दे रखा है 10√2 यूनिट। ये उसने आपको यहाँ पे, और किसकी डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि आप a की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, a की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसने हमें ये वैल्यू दिया होता तो सीधा हम मिड पॉइंट से अपना आंसर निकाल लेते। अगर इसने हमें ये इसकी वैल्यू दे रखी होती x और y की, तो सीधा हम मिड पॉइंट से अपना आंसर निकाल लेते। अब इसने कहा जी आपको हमने ये नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा,
10√2 ये नहीं दे रखा आपको, डायमीटर दे दिया है 10√2। अब डायमीटर अगर 10√2 है मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 10√2 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से थोड़ा सोच समझ के, कि अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस कितना निकलेगा, 10√2 को आधा, 10√2 का आधा कितना हो गया, 5√2 यूनिट्स। कितना हो गया, 5√2 यूनिट्स। कितना हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चे कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5√2 यूनिट्स। तो हम क्या करते हैं, हम मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है, तो हम एक काम करते हैं, जो एओ का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, 5√2 यूनिट के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एओ का डिस्टेंस निकालते हैं। तो एओ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो एओ का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, 5√2 यूनिट्स। कितना दे रखा है, 5√2 यूनिट्स हमें एओ का डिस्टेंस दे रखा है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे, बट उससे पहले ना इसका स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो रूट में होता है, तो यहां से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। और जब यहां स्क्वायर करूंगा तो 5√2 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया एओ स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया, एओ का स्क्वायर आ गया मेरे पास 50। कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है जी। अब हम करते हैं एओ की वैल्यू यहां पुट करते हैं। अब कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, जब हम एओ की वैल्यू यहां पुट करेंगे, जब हम एओ की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे, ये हो गया 11 माइनस 2a, या फिर क्या लिख सकते हो, 2a माइनस 11। तो 2a माइनस 11, क्योंकि आपको पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस 7 में से क्या माइनस करना है हमें, माइनस का 9 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, 50 बराबर होगा 50 के बराबर। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें, ये हो गया 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका a माइनस 7 प्लस 9, कितना हो गया, ये हो गया आपका a प्लस 2 का होल स्क्वायर के बराबर 50। अब हम दोनों का क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन करने की कोशिश। चलो जिसका अगर हम होल स्क्वायर ओपन करें तो a माइनस b का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 2 जा 22 और इंटू 2 44a। ठीक है जी। यहां अगर हम करें a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4a इक्वल्स टू में कितना है, इक्वल्स टू में कितना है 50। अब हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर, ठीक है जी, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर, इसको और इसको ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर दिया, 121 प्लस 4 कितना हो गया 125, और माइनस 44 प्लस 4 कितना हो गया माइनस का 40, माइनस का 40a प्लस का 125 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 50। अब एक काम करते हैं, 50 को भी यहीं ले आते हैं, क्या करते हैं 50 को भी हम यहीं ले आते हैं। चलिए जी, हम 50 को यहीं लेकर आएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहां पर आएगा 5a स्क्वायर माइनस 40a 125 माइनस 50, ये कितना हो गया आपका 75, हो गया 75। अब आपको पता है कि सब के सब 5 के टेबल में आते हैं, सबको 5 से डिवाइड कर दो, सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर माइनस 8a और साथ में कितना है यहाँ पे, कितना ये प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सोच समझ के, कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 15 मिले, क्योंकि इसके साथ 1 है, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 15 मिले और ऐड करने पे माइनस का 8 मिले, तो वो दो नंबर हमारे पास क्या माइनस का 5a और माइनस का 3a है कि नहीं है, क्योंकि माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस का 15, माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस का 15, और जब मैंने मल्टीप्लाई ऐड करूंगा तो माइनस का 8 है। अब इनमें से a कॉमन ले लो तो a माइनस 5, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लो, a माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। अब अगर इधर हम ध्यान से देखें तो एक हो गया a माइनस 3 और एक हो गया a माइनस 5, एक हो गया a माइनस 3, एक हो गया a माइनस 5। तो यहां से हमारे पास a की एक वैल्यू क्या निकल कर आ गई, एक वैल्यू मेरे पास एक निकल कर आ गई 3 और एक वैल्यू निकल कर आ गई 5। तो हमारे पास ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ए की, और क्वेश्चन ने आपको क्या कहा था कि ए की ही वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या निकल गई, ए की एक वैल्यू निकल गई 3 और एक वैल्यू निकल गई
5, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, खत्म होता है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा आपका ऐसे ट्विस्ट करके लेंदी बना दिया जाता है। अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल आपके पास, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल पीक्यू। और हमें क्या रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है, मतलब इनका एंगल और साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर इधर हम ध्यान से देखें तो देखो हमें ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और हमें पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या हमें यहाँ पे, हाँ नहीं दे रखी है। उसने ए बी की 6 दे रखी है, बीसी की 4 दे रखी है और ए सी की 8 दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, पी आर की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर। अब कह रहा है कि आपको ये सब चीजें दे रखा है, कह रहा है पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू निकाल। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि कभी भी अगर हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर। तीनों साइड्स का रेशियो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीनों साइड का रेशियो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ए बी है, ये जो ए बी है और जो ये पी क्यू है, ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बीसी और क्यू आर का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और एसी और पी आर का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये सिमिलर हैं तो ये चीजें आपकी बराबर होंगी, तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, ठीक है, और पी की वैल्यू में पता है क्या, नहीं, चलो कोई बात। बट ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे AC बाय पी आर के। और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर है, तो मतलब कि AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू हमारे पास 8 है। और PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PR की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो यहां से क्या मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, यहां से क्या मैं PQ की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो PQ की वैल्यू क्या निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 36 इक्वल्स टू में 8 PQ, ठीक है जी। 8 यहां आके डिवाइड में आ जाएगा तो PQ। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों कट रहे 4 के टेबल से, 9 बार में 2 बार में PQ। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ की वैल्यू आ गई मेरे पास, PQ की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 4.5। कितनी वैल्यू आ गई PQ की, 4.5। ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से QR की वैल्यू निकालूंगा। अब कैसे, ये देखो, ये जो BC है, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4, और QR की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें नहीं पता। ये भी किसके बराबर होगा, AC बाय PR के बराबर होगा। AC की वैल्यू कितनी है 8 और PR की वैल्यू कितनी है 6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो QR तो 24 इक्वल्स टू 8 QR। अब 8 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो QR की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 बारी में, तो QR आ गया 3 और कितना आ गया 3 आ गया। अब QR 3 आ गया तो इसने हमें क्या कहा था कि PQ प्लस QR की वैल्यू निकाल। अब PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है 4.5 और QR की वैल्यू कितनी है 3। क्या आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया 7.5। इन दोनों की वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS और QT अपॉन PR हमें दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 2 भी हमें बराबर दे रखा है। तो कह रहा है PQS को और TQR को बराबर शो करो। देखो जी सिमिलर शो करो। तो एक बात बताता हूं, कभी भी अगर आपको किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है तो या तो आप दो एंगल बराबर दिखा दो या तीनों एंगल बराबर दिखा दो, या साइड्स का रेशियो और उनके बीच वाला एंगल है उनको बराबर दिखा दो। क्या, या तो साइड्स का रेशियो और जो बीच वाला एंगल है, मिड एंगल है, इनको बराबर दिखा दो, वो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, SAS क्राइटेरिया से वो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे थोड़ा, ये देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है जो QR है और जो QS है इसका रेशियो, और जो QT है और PR है इसका रेशियो में क्या गिवन है, बराबर गिवन है। इसका रेशियो में बराबर गिवन है और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, हमें बराबर गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये ट्रायंगल देखूं मैं, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला, अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल देखूं तो इस ट्रायंगल में अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो आपको एक बात पता है कि अगर एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, अगर अपोजिट एंगल्स बराबर हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमें क्या शो करने को कह रहा था शो करो कि जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल पी क्यू आर की। मैंने आपको क्या कहा, सिमिलरिटी की तीन ही प्रॉपर्टी है, दो एंगल या तीनों एंगल या ऐसे साइड्स का रेशियो और एंगल बराबर दिखा दो। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर लिखूं तो पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो देयरफॉर अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा। क्यों, हमें रीजन पता है, और रीजन क्या है हमारा, रीजन है हमारा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ठीक है जी। अब हम इसका यूज करेंगे। अब कैसे, मुझे एक बात बताओ, यहां पे ध्यान से देखना कि पी आर जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने क्या मुझे क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर ये बराबर दे रखा था। तो क्या मैं यहाँ पे क्यू आर आपका क्यू आर है, क्या मैं यहाँ पे आर अपॉन क्यू एस, तो क्या मैं यहाँ पे इसको सेम लिखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्या मैं क्यू पी आर के बदले ये नहीं लिख सकता पी क्यू, क्या मैं पी आर के बदले ये नहीं लिख सकता पी क्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इसने मुझे कहा था कि आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, दो ट्रायंगल को। वो दो ट्रायंगल कौन कौन से थे, एक ट्रायंगल था पी क्यू एस, देखो एक ट्रायंगल ये हो गया पी क्यू एस, ये छोटे वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या बोला, टी क्यू आर। ट्रायंगल का टी क्यू आर बोला है, तो टी क्यू आर कौन सा था, ये देखो। तो इस छोटे ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। छोटे ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी आपने देखो यहाँ पे क्या, अभी आपने क्यू आर देखो, ये बड़े बड़े ट्रायंगल का साइड है, क्यू आर जो है ये बड़े बड़े ट्रायंगल का साइड है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन ये देखो छोटे ट्रायंगल, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ध्यान से देखना, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो इनके साइड्स का रेशियो आपने बराबर दिखा दिया है। अब हमें बस क्या चाहिए, बीच में एक एंगल चाहिए, और वो एंगल कौन है, एंगल 1, दोनों ही में क्या है, कॉमन है, तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब कैसे लिखेंगे, बस अपन लिखना बाकी रह गया, वो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, सीधा लिखेंगे हम लोग ऐसे, इन ट्राइंगल, जो भी उसने बोला है, इन ट्राइंगल कौन कौन सा बोला था, पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है जी। हमें आप पता है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन, इनके रेशियो क्या है, बराबर है। ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड अबव, ये ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। और एंगल 1 दोनों में क्या है बच्चे, कॉमन है। अब दोनों में जब एंगल 1 कॉमन है तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, क्या रीजन हो गया, बाय साइड एंगल साइड। तो एसएस क्राइटेरिया से आपका ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म है, बट आपके पास चॉइस था, इस चीज को याद रखिएगा, या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते पेपर में, या फिर आपने जो पीछे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसको सॉल्व कर लेते, जो आपके लिए आसान हो आप उसको सॉल्व करके आ। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है जी। तो कह रहा है कि एक शख्स है, एक पर्सन है जो इस पी पॉइंट पे खड़ा है ग्राउंड के बाहर, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज 26 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस है आपका 26 है। और वो आपको क्या कह रहा है, he found that his distances from the points A and B is 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। अब आपको एक बात पता है कि कभी भी अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे रेडियस बनाते हैं तो कितना बनता है, 90 डिग्री, कितना बनता है, 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 है, ये 26 है, ये 10 है, ये 26 है, और हमें क्या निकालने को कह रहा है, हमें निकालने को कह रहा है ये रेडियस, क्या निकालने को कह रहा है, ये रेडियस। तो आपको पता ही है इन ट्राइंगल एपीओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं
बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये अप्लाई करूं तो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है हमें, आपको पता ही है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो मतलब कि 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आप मान लो कि आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पे मान लो 10 है, 10 का स्क्वायर और बेस यानी कि रेडियस आपको निकालने को कहा है। अब कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है जी, 10 का स्क्वायर 100, ठीक, और r का स्क्वायर r स्क्वायर। 100 यहाँ के माइनस में हो जाएगा तो 676 माइनस 100 इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो ये हो गया ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 576। अब 576 अगर ये आपका हो गया इक्वल्स टू r स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ क्या लगेगा रूट, 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, तो r कितना आ गया, r आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया रेडियस आपका 24 सेंटीमीटर। ये लो जी, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या होता है, तो उसने सिर्फ आपको यहाँ पे क्या निकालने को कहा था, रेडियस ही निकालने को कहा था, तो आपने यहाँ पे अपना रेडियस निकाल दिया और कितना आ गया वो 24 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो सेक्शन बी वाला पार्ट था वो भी खत्म। अब हम मूव करते हैं अपने सेक्शन सी वाले पार्ट में, और इस सेक्शन में आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे। वो 6 क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर इसी साल का है, जो 2024 से 25 के बैच में बच्चों ने दिया है, ये वही सेट है। चलिए जिसे हम आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है जी, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, ठीक मान गए। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है बी सी डी इज अ टेंजेंट, दिख ही रहा है जी क्योंकि सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, तो टेंजेंट है, ठीक। अब कह रहा है कि प्रूव करो कि एंगल बी ए सी कौन सा एंगल है, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 1, मैं 1 नाम दे देता हूं, ये वाला एंगल 1 है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, तो एंगल 1 और एंगल ए सी डी मतलब एंगल 2, इन दोनों का सम 1 और 2 का सम मुझे कितना दिखाना है, 90 दिखाना है। कितना दिखाना है, 90। मुझे यहाँ पे 1 और 2 का सम क्या दिखाना है, अब कैसे 90 दिखाएंगे, तो इस चीज को अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। चलिए जी, तो हमें क्या शो करना है, प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम मुझे 90 दिखा है, तो शो करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, अगर इस वाले को, सिर्फ इतने वाले एंगल को मैं इसको यहां से हटा दूं, अगर सिर्फ मैं इतने वाले एंगल को मैं 3 मान लूं, कितना मान लूं, 3 मान लूं, ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताना, यहां से लेके आता कि क्या है रेडियस, यहां से लेके आता कि क्या है रेडियस, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन ट्राइंगल एओसी में अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे पास एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, आपको यहाँ पे क्या गिवन था, आपको यहाँ पे ये गिवन था कि जो मेरा OC है वो किसके बराबर होगा, जो OC है वो OA के बराबर होगा। ये क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो एंगल 1 भी क्या होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। रीजन आपको पता है क्यों, अभी हमने लिखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर रीजन नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के बराबर, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी अगर हम टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। रीजन क्या है, रीजन आपको पता ही है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है जी। रीजन आपको लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, क्या मैं एंगल 2 की जगह, क्या मैं एंगल 3 की जगह मैं यहाँ पे एंगल 1 नहीं लिख सकता, क्या मैं यहाँ पे एंगल 3 की जगह एंगल 1 नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि हमने अभी ऊपर शो किया है कि एंगल 3 और एंगल 1 क्या थे, बराबर थे। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे एंगल 3 की जगह पे एंगल 1, अब देखो यही उसने आपको शो करने को कहा था कि एंगल 1 और एंगल 2 कितना होना चाहिए, 90, और हमने शो कर दिया है। तो यह सीधा लिख देंगे, सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू
प्लस एंगल ACD कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। लो जी, आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया। सर्कल के क्वेश्चन आसान होते हैं, प्रूफ भी आसान होते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ और अपने बेसिक के साथ स्ट्रिक रहिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, बस दो ही थ्योरम ही है, एक 90 वाला और एक टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या मतलब है कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, जो सेंटर पे बन रहे हैं उनका सम 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कैसे शो करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिए। तो देखिए, अगर इधर हम बात करें यहां पे तो कैसे होगा, पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और ये सर्कल किसके अंदर है, ये सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। चलो जी कोशिश करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्कल। ठीक है जी, अब इसने हमें कहा है कि यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे ज्वाइन, क्या करें, इसको ऐसे ज्वाइन करें। ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये और ये। तो ये आपको कह रहा है क्या कि ये जो एंगल बन रहे हैं, कौन से एंगल, ये जो एंगल बन रहे हैं, इसका मान लो ये, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम आपका 180। ठीक है जी, इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। मतलब ए ओ बी या ए ओ सी, तो ये और ये, तो ये कह रहा है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्या शो करने को कह रहा है, कह रहा है शो करो, टू शो कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, इसका सम कितना होना चाहिए, 180। ये वो आपको शो तो कह रहा है ए ओ सी और बी ओ। अब हम यहाँ क्या करते हैं, चलो जी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, इनको मान लो नाम दे देता हूं मैं ई एफ ई एच। अब ध्यान से देखना, मान लो ये वाला एंगल मेरा 1 है, ये वाला एंगल मान लो मेरा क्या है, 1 है। ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है, ये वाला 7 है और ये वाला। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ एच, इन ट्रायंगल ए ओ एच, इन ट्रायंगल ओ एच एंड ट्रायंगल ए ओ। मुझे एक बात बताओ, इसमें जो ए एच है, जो ए एच है वो ए जी के बराबर होगा। क्यों, थ्योरम 10.2 यही कहती है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर। ठीक है जी, अब आगे सुनिए। अब अगर इधर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ओ जी है, जो ओ एच है, ओ जी और ओ एच दोनों ही क्या होंगे, रेडियाई है सर्कल के, ही क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगला ए ओ दोनों में क्या है, ए ओ और ए ओ दोनों में क्या है, therefore triangle AOH is congruent to triangle AOC by side side side। अब मुझे एक बात बताओ, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और रीजन क्या है, सीपीसीटी। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर दिखाया, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर दिखाया है, ऐसे ही सिमिलरली मैं 3 और 4 को बराबर दिखा सकता हूं, 5 और 6 को बराबर दिखा सकता हूं, और 7 और 8 को भी बराबर दिखा सकता हूं। अब कैसे, तो वही चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूं, देखो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो लिखूंगा सीधा सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4
एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है जी। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन हर एक एंगल को ऐड कर दूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, अगर इन आठों एंगल को मैं जोड़ दूं तो इन सबका सम कितना आएगा? 360। और रीजन क्या होगा? कंप्लीट एंगल। हम पूरे सर्कल के एंगल को ऐड कर देते हैं तो सबका सम कितना आता है? 360। और रीजन क्या होता है? कंप्लीट एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 1 और 8 चाहिए और 4 और 5 चाहिए, क्योंकि यही दोनों मिलकर चाहिए ना, AOC और BOD। मुझे सिर्फ 1 और 8 ये वाले एंगल चाहिए और 4 और 5 चाहिए, बाकी सबको मैं रिप्लेस कर दूंगा। कैसे? तो देखो, मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 मुझे चाहिए था, उसको मैंने एंगल 1 ही लिखा रहने दिया। एंगल 2 मुझे नहीं चाहिए, तो एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने अभी शो कर रखा है 2 और 1 क्या है? बराबर है। अब आपको क्या चाहिए? आपको 4 चाहिए, तो एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एंगल 4 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि तीनों चार आपस में क्या है? बराबर है। एंगल 4 को वही लिखा आपने, छोड़ दिया। मुझे एंगल 5 चाहिए, तो एंगल 5 को मैंने एंगल 5 ही रहने दिया, और एंगल 6 को मैं क्या लिख रहा हूं? एंगल 6 को मैं एंगल 5 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि 5 और 6 क्या है? बराबर है। ऐसे ही मुझे एंगल 8 चाहिए अगर, तो मैं क्या कर रहा हूं? एंगल 7 की जगह मैं एंगल 8 लिख रहा हूं, और एंगल 8 को मैंने एंगल 8 ही लिख दिया, और ये क्या हो गया? 360 के बराबर। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एंगल आपस में क्या थे? बराबर थे। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 आपको देखने को मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 आपको देखने को मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 आपको देखने को मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 आपको देखने को मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां ध्यान से देखूं और पढ़ूं, तो देखो, सब में से अगर मैं एंगल 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, तो यहां हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 8 को साथ लिख दिया मैंने, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 को मैंने 4 को क्या लिख दिया? एंगल 2 नहीं, एंगल 4 और एंगल 5 को क्या लिख दिया? साथ। अब मुझे एक बात बताओ, 2 वहां डिवाइड 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो गया? 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना था? एंगल AOC था, और ये कितना था? एंगल BOD था। दोनों का सम कितना आ गया? 180। यही उसने आपको शो करने को कहा था। हम है जी, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार रिपीट हो जाता है, तो करिएगा। और ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप किया, इसलिए थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, आप बीच में स्टेप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में, आप खुद देख रहे हो कि पिछले साल का ही ये पेपर है, और इसमें ये जो क्वेश्चन है फिर से किसका है? एनसीईआरटी का ही है। तो जो चॉइस भी मिला था, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का था और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का था। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी पे कमांड बिठा लेते हैं तो आपको ट्रिको से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम आगे अगर ध्यान से देखें तो देखिएगा, हमें क्वेश्चन क्या रखा है कि tan थीटा इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है जी, अब कैसे शो करते हैं? ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं tan थीटा को, क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसके बराबर शो करना है? उसके बराबर तो शो कर देंगे। तो मैं यहां ले रहा हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड, टेकिंग, हमें पता है कि tan थीटा को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम नीचे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और tan को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, उसको सॉल्व करने को आता है, और tan कॉट के टर्म्स में अगर आपके पास क्वेश्चन है या कोसेक के, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो? साइन कॉस में। साइन कॉस में कन्वर्ट करने से ही आपका आंसर 90% निकल जाता है। अब कैसे? ध्यान से देखिए, हमें यहाँ क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी, तो एलसीएम लेते हैं। ये तो साइन अपॉन कॉस ऐसे जाने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, यहां अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू 1 माइनस लगा दो कॉस थीटा, ये क्या है? साइन थीटा। ठीक, सेम यहां पे करो आप लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर से एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, माइनस का साइन है माइनस लगाओ, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा,
अपॉन कॉस। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो सबसे नीचे वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इसके साथ, सेम यहाँ पे ये वाला टर्म इसके साथ और ये वाला टर्म इसके साथ। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को बाहर रखो, इंटू में क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, ठीक है जी। सेम यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, प्लस किया यहाँ पे, ठीक है जी। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ कितना है हमारे पास, यहाँ है हमारे पास कॉस थीटा, यहाँ है हमारे पास क्या, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास हो गया कॉस थीटा माइनस। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ देखो, यहाँ है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले टर्म से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, जो नेगेटिव वाला है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही रहने दो साइन थीटा। एक बात बताओ, मैंने माइनस साइन अगर यहाँ से कॉमन लिया है तो जो नेगेटिव वाला साइन थीटा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव वाला कॉस थीटा है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस साइन कॉमन लिया। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि माइनस साइन कभी भी नीचे नहीं होता, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस साइन चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में थीटा माइनस, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, दोनों के पास वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। तब दोनों के पास ये वाला पार्ट कॉमन है, दोनों से कॉमन ले लो। तो वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या ले लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप लोग जब कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से क्या करो, एलसीएम ले लो। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, साइन थीटा में। अब बस लास्ट स्टेप और आपका आंसर आ गया। अब वो क्या है, ध्यान से देखें। अब अगर इधर हम ध्यान से देखें, अब इधर हम ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, एक बात बताइए। इसको तो आप लोग बाहर ही रखो, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आप बाहर ही रखो, ठीक है जी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए का क्यूब, ये बी का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी आपके पास होती है, इसकी आइडेंटिटी आपके पास होती है बच्चे, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ठीक है, इंटू में ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे क्या चल रहा था हमारे पास, नीचे हमारे पास चल रहा था साइन थीटा इंटू में, ठीक है जी। कुछ नहीं किया है हमने, बस ए माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करी है, जो कि होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, मल्टीप्लाई में थे इसलिए कैंसिल आउट, ठीक है जी। अब आपको पता है कि साइन को थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसको ये लिखा छोड़ दो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। और नीचे क्या चल रहा है, दोनों के साइन थीटा। अब क्या कर दो, दोनों को अलग अलग शो कर, अलग अलग डिवाइड में, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चे, कॉसेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। और साइन कॉस क्या होगा, कैंसिल आउट। क्या यही आपको शो, आपने शो किया, ये आपका क्वेश्चन है, क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, जो आपको 3 मार्क्स में दे रखा था, और आपने इसे क्या कर दिया,
सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा लेंदी है, स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन हाँ गलत मत करिएगा, सही करिएगा। क्वेश्चन अच्छा था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसका और पार्ट है। अब आप चाहे वो वाला करें चाहे ये वाला करें, तो इस आपकी है। पहले इस वाले को देखते हैं। अब देखो, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एलसीएम में दिखे, फ्रैक्शन में दिखे, तुरंत एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो ये लेके चलते हैं और ये लेकर आएंगे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के तरीके मैंने आपको बता ही रखा है। क्या किया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे इसको, इससे फिर इसको आपस में। तो कैसे, देखो साइन ए प्लस कॉस ए, इसको आप अगर इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। यहां देखो, यहां क्या है आपके पास, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका क्या हो गया, इसका भी आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, ये है आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए, ये, और इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, साइन ए प्लस। एक आइडेंटिटी आप याद रखिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। आइडेंटिटी ये होती है आपके पास कि अगर मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और मैं प्लस कर रहा हूं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करके आंसर आता है। तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होना चाहिए था, ये बराबर होना चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं भी रहती है तो आप सीधा सॉल्व कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आपका। ठीक है जी। नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1। नीचे साइन स्क्वायर एज इट इज रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉस स्क्वायर है, किसको ये नहीं लिख सकता मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को मैं ये नहीं लिख सकता, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो 2 1 2, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर है। ठीक है जी। माइनस से जैसे अंदर मल्टीप्लाई को सबके साइन चेंज कर देगा, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1, क्या आपको यही शो करना था, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यह ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम साइन को भी चेंज कर सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट प्रूफ में हमें करना है कि आपको साइन का टर्म चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, साइन के टर्म को यही रहने दिया था और इस वाले कॉस का टर्म को किसमें चेंज कर दिया था, साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वो वाला करो, ये वाला करो, दोनों ही आपकी मर्जी है। मैं तो इसको करता। ठीक है जी, ये ज्यादा छोटा था। अब अगर हम इधर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो in which y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है। लो जी, हमारे पास एक लाइन है। लाइन क्या है, ए पॉइंट मान लो, वो दे रखा है 5, -6, और बी दे रखा है, बी दे रखा है आपको -1, ठीक है। अब कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग। तो अगर रेशियो की बात करें ना अगर, तो लो जी मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, वैल्यू क्या है, ए बी है। लेकिन आप एक चीज ये हमेशा याद रखना कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन में कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, ए। क्या होता है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, 0, ए होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, a होता है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 0, ठीक है जी, 0, a। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा 0, a होगा। तो अब मुझे यहाँ पे रेशियो भी निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। आपको एक बात पता है कि लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी, हम रेशियो क्या मान लें यहाँ पे, k:2। तो ये जो पॉइंट P है ये किसको कैसे डिवाइड कर रहा है, k:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो अगर सेक्शन फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देख, वो कैसे निकलेगा। तो देख, हम यहाँ पे ना x की वैल्यू लेके चलते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया करो। कैसे, ध्यान से देखना, k को इससे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो k इंटू -1
तो क्या हो गया, जो जीरो है वो किसके बराबर होगा, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, जब k प्लस 1 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो गया, 0, k इंटू -1 माइनस k प्लस का 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k को इधर ले जाओ, k की वैल्यू क्या हो गई 5, मतलब कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:1 में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां लिख दो क्या कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 5। तो क्या जी, अब सुनो, अब अगर मान लो कभी आपको डायरेक्टली निकालना हो, तो मैं आगे आपको बताऊंगा जब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि कभी आपको अगर रेशियो निकालना हो तो आप कैसे एक लाइन के अंदर आंसर निकाल दोगे बिना इस पार्ट को सॉल्व किए। बट ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा। अब अगर इधर हम बात करें, इसने कहा है कि आप ए की वैल्यू भी निकालो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो, तो ए कौन सा है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू लेंगे। अब कैसे, तो k इंटू -4 और यहां पे क्या साथ में क्या है, 1 इंटू -6, क्या होगा k प्लस 1। अब आपको पता है कि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारे पास 5, अभी हमने निकाली है, 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 माइनस जी 1 इंटू -6 और नीचे 5 प्लस 1, तो एक वैल्यू क्या आ गई, -5 हो जाए -20 -6 अपॉन 6 आ गया -20/6 यानी -13/2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया मेरे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया वो हो गया मेरे पास 0, -2। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है प्रूव करो कि 1/√5 क्या हो, इरेशनल नंबर हो। और ये क्वेश्चन 300% आपके पेपर में प्रूव करना है कि ये क्या हो, इरेशनल नंबर। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखो, स्टेप्स है, रट लीजिए, काम आएगा। आगे देखो, ये आना कंफर्म है। लेट 1/√5 जो कि क्या है, p/q की फॉर्म में है, 1/√5 इक्वल्स टू p/q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, वेयर एंड q आर को-प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल। तो ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है कि जो भी आपको नंबर को शो करना है कि रैशनल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, उसको आप पहले रैशनल मान लो 1/√5 एक रैशनल नंबर है, वेयर p और q क्या है, को प्राइम है, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है कि p और q दोनों ही अगर किसी के टेबल में आएंगे तो टेबल 1 होगा, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर दोनों किसी के टेबल में आएंगे तो वो क्या होगा, वो आपका 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब यही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, तो यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो q इंटू में p√5, q इंटू में p√5। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे थोड़ा ध्यान से थोड़ा p यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, here p/q is a here q/p is a रैशनल नंबर, क्योंकि अगर p/q रैशनल नंबर है तो q/p भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, और q 0 के बराबर नहीं है, तो q/p अगर रैशनल नंबर है, सो √5 इज अ रैशनल नंबर, तो √5 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्योंकि आपको एक बात पता है कि अगर भाई अगर ये साइड रैशनल नंबर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल ही होना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ 2 है तो इधर भी क्या होगा, 2 ही होगा, तभी बराबर होंगे। अगर यहाँ रैशनल नंबर है तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल नंबर ही होना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, दोनों साइड बराबर होंगे। बट लेकिन अब आपको पता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is an irrational number. √5 is an irrational का क्या मतलब है, लेकिन हमें पता है कि √5 क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो ये चीज रैशनल, ये चीज इररेशनल, तो क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। तो इसलिए हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पे, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong, क्योंकि एक साइड आपका रैशनल हो गया, ये साइड इरेशनल हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। तो 1/√5 इज एन एरर। ये लो जी, ये यहां पे आपका कभी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो उसको आप इसी तरीके से करोगे, वहां पे आपको ये लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी आपको आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया था कि जी अगर ये साइड रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल ही होना चाहिए, तभी बराबर होंगे। बट हमें पता है कि √5 इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं, इसलिए हमारा असम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो गलत हो गया, इसलिए हमारा असम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। और √1/5 क्या हो गया, 1/√5 क्या हो गया, इरेशनल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, तो एक रूम है जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है, ये एक रूम है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है। ये हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक सिलेंडर। जी, ये हमने यहाँ पे अपना एक सिलेंडर। अब वो क्या कह रहा है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है, तो ये लो जी, ये हमने एक हेमिस्फेरिकल। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर का जो बेस है, ये जिसे मैं आर कह रहा हूं, ये भी कितना होगा, आर ही होगा, दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। तो बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, मतलब ये कह रहा है कि जो हेमिस्फेयर का जो बेस रेडियस है वो आधा होगा किसके मुकाबले, हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से लेके यहां तक जो है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइट होता है। तो जो रेडियस है वो हाइट का क्या है, आधा है। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस हमारा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, अगर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर अगर हमारा आर है, अगर हमारा आर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वो इसका आधा है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या होना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर को होना पड़ेगा, तभी तो आप देखो कि हाइट ऑफ सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, आधा है, तभी तो वो आर हो गया। अब सुनो, अब ये कह रहा है कि इसने कितना एयर ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉल्यूम 140821 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा। अब अगर इसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, ऐड करेंगे, और किसके बराबर हो जाएगा वो, 1408/20। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ रूम जो होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रूम है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रूम होगा वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना होता है, 2/3πr³, 2/3πr³। हो गया वॉल्यूम ऑफ, पहले मैं लिख ही देता हूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ताकि आप लोगों को याद रहे, प्लस वॉल्यूम ऑफ, अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ रूम मुझे कितना दे रखा है, 1408/21। ये मुझे उसने वॉल्यूम दे रखा है रूम का। ठीक है जी, ये उसने मुझे वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3πr³। और वॉल्यूम स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम सेंटर कितना होता है, πr²h। अब मुझे एक बात बताइएगा जरा, यहाँ पे आप लोग सोच समझ के और देख के, इसने मुझे रेडियस की वैल्यू नहीं दी है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। मुझे हाइट मतलब 2r निकालने को कह रहा है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना और थोड़ा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग कि 1408 को यही रहने दो, 21 को यही रहने दो। मुझे एक बात बताना, क्या दोनों में से
क्या इन दोनों में से आर स्क्वायर और पाई कॉमन आ रहा है? क्या इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है? देखो आप लोग ना कॉमन लेना सीख लो। जब भी कॉमन लेने लगोगे ना, आपके क्वेश्चन के जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाएगी। अब देखो, तो यहाँ पे अगर आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2/3, 3 आर थे, 2 आर कॉमन ले ली तो क्या बचा? 1 आर। तो 2/3 आर प्लस यहाँ पे क्या बचा आपके पास? यहाँ पे आपके पास बचा पाई आपने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पे एच। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से थोड़ा सोच समझ के देख के, इधर ये हो गया 1408, ये हो गया 21, ये हो गया पाई जो कि होता है 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, यहां मैं क्या ले लेता हूं? एलसी। लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे एच को 2 बार नहीं लिख सकता? क्या मैं यहाँ पे एच को 2 बार नहीं लिख सकता? अब जब मैं 2 बार लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी बात बताना कि जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 1 का एलसीएम तो 3 होगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1408/21 = 22/7 r³ जब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 1 2r प्लस 6r/3 1 जा, ये कितना हो गया? 1408/21 = 22/7 r² था, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर है, r², और ये 6 और 2 कितने हो गए? 8, तो 8r, और नीचे कितना हो गया? 3। मुझे क्या बताओ, 7 3 जा 21 और ये 21 कैंसिल आउट। 7 3 जा 21 और 21 क्या हो गया? कैंसिल आउट। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? तो ध्यान, 1408, यहाँ तो नीचे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ है 22r² इंटू, अब एक काम करते हैं, और एक और r है, तो 22 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या क्या हो जाएगा? 22 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और 8 भी आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बचा? r का। मुझे एक सिंपल सी बात बताना थोड़ा सोच समझ के, कि अगर इधर हम ध्यान से देखें, 11 के टेबल में ये कटता है 2 बार में, और 11 के टेबल में 1 बार में 11। ठीक है जी, कितना बचेगा? 3 और 0 30, 2 बार में 22, 8 और 8 बार। ठीक है जी। 2 के टेबल में 1 बार में, और ये कितनी बार में? 64 बार में 64। यहाँ क्या आ गया? 64/8 इक्वल। ठीक है जी। 8 के टेबल में 1 बार में, और ये 8 बार में, 8 = r³। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 8 को 2⁻³ नहीं लिख सकता? क्या मैं r को r³ नहीं लिख सकता? अगर पावर सेम है तो बेस क्या होंगे? इक्वल। आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर सेम है तो बेस क्या होंगे? इक्वल। तो r कितना आ गया? 2 आ गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था? हाइट ऑफ सिलेंडर था हमारे पास 2r के बराबर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? 2 × 2 कितना आ गया? 4 मीटर। कितना आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास? वो आ गया 4 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो हाइट कितना आ गया? हाइट आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। अगर मीटर में होगा तो हाइट कितना आएगा? मीटर। कितना हाइट आ गया? हाइट आ गया हमारा 4 आ गया, क्योंकि हमारा आंसर मीटर में है, मीटर में है, तो हाइट कितना आ गया? 4 मीटर। ठीक, तो अगर आप कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपका आंसर कितना आ गया? 4। चलिए जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस को मैं एक साथ थ्रो कर रहा हूं, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2। तो कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दोनों उन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? उन दोनों का डिफरेंस आपके पास आना चाहिए कितना? 2 आना चाहिए। अब कैसे करेंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर हमें पता है कि अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूं, सैंपल स्पेस कितना बनता है? 36 बनता है। कितना बनता है? 36। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे निकालना है दोनों का सम। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा? हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ जाएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? दोनों का डिफरेंस हमारे पास आना चाहिए 2। कौन कौन है वो? देखो, अगर मैं पहली लाइन स्टार्ट करूं, 1 और 3 है, तो फिर 3 और 1 भी है। इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो, 2 ही आएगा। उससे सीधा कहा है कि थ्रो करने पे जो नंबर आने चाहिए उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब अगला देखो, अगर ऐसे मैं दूसरी लाइन में जाऊं तो 2 और 4 है, तो फिर 4 और 2 भी होगा। अब मैं अगर तीसरी लाइन में जाऊं,
तो 5 और 3 है, 5 और 3 है, तो फिर 3 और 5 भी हो। अगर मैं चौथी लाइन में जाऊं तो 6 और 4 है, 4 और 6 भी, तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम हो गए? 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ difference of the number on the die is, कैसे निकलेगा? फेवरेट आउटकम कितने हो गए? 8। टोटल कितने होते हैं? 36। वो टोटल में कट करो 2/9, क्या आंसर हो गया? 2/। यहां पे हमारा सेक्शन सी भी क्या होता है। तो मतलब कि आज की क्लास में हमने सेक्शन बी वाला पार्ट खत्म किया, सेक्शन सी वाला पार्ट खत्म किया। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में